Bismillahirrahmanirrahim, dear students. It's my 7th lecture in respect of the Civil Procedure Code 2, and today my lecture is in respect of the Order 31st या 31 कह सकते हैं आप इसको, जो कि है जनाब अली सूट्स बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि how many rules are over there include in with this order. So there are only 3 rules are included in this order. First rule is the representation of beneficiaries in suits concerning property vested in trustee extras. Its definition is in all suits concerning property vested in a trustee, executors or administrator where the contention in between the persons beneficially interested in such property and a third person, the trustee, executor or administrator, shall represent the persons so interested that it shall not ordinarily be necessary to make them parties to the suit, but the court may, if it think fit, order them or any of them to be made parties. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि इसकी उर्दू क्या बनती है और इसकी क्या मीनिंग बनती है सारे की सेक्शन की, जो रूल 1 है ऑर्डर 31 का रूल 1, वो कहता है कि अमानतों वगैरह के ज़रिए या इसके बरखिलाफ़ मुकदमात की समात ट्रस्टीज़ वगैरह पर मुश्तमिल मिल्कियत जायदाद से मुतालिक तमाम मुकदमों में जिसमें किसी अमानतदार, एग्जीक्यूटिव या मुंतज़म की मिल्कियत है, जहाँ इस मिल्कियत में दिलचस्पी लेने वाले अफराद और तीसरे फ़र्द के दरमियान तनाज़ा है, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे अफराद की नुमाइंदगी करेंगे जो इतनी दिलचस्पी रखते हों, और आम तौर पर यह ज़रूरी नहीं होगा कि वो इनके मुताबिक हों, लेकिन अगर अदालत मुनासिब समझे तो इनको या इनमें से किसी को भी फरीक बनाने का हुक्म दे सकती है. तो जनाब अली, ये हैं जब कोई भी सूट किसी ट्रस्ट के अगेंस्ट जाता है या उसके एग्जीक्यूटर के अगेंस्ट जाता है या एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट जाता है, तो अगर आप उन्हें पार्टी बनाते हैं या वो किसी पे इस तरह का कोई केस दाखिल करते हैं या सूट दाखिल करते हैं बिफोर ऑफ दी सीनियर सिविल कोर्ट और द सिविल कोर्ट वाट्स एवर, इवन के हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इट इज़ अप टू दी कोर्ट कि वो अगर समझे तो अब कोई इस ऑर्डर के रूल 1 के मुताबिक किसी भी ट्रस्टी को जो कि किसी ने उसको पार्टी बनाया है उस केस में या नहीं बनाया है, को उठा करके उसमें पार्टी बनाए और अगेंस्ट दी सूट के जितने भी क्वेश्चंस हैं या उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं इन दैट रिस्पेक्ट, वो उनसे ऑनरेबल कोर्ट जो है उनसे जो है मतलब है कि मालूमात ले सकती है कि भाई अगर आपकी ट्रस्ट के अगेंस्ट ये केस आ गया है तो इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, क्यों ये केस आया है, व्हाट्सएवर जो भी मैटर होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए. अब ऑर्डर 31 का जो रूल 2 है वो कहता है कि ज्वाइंडर ऑफ द ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेयर देयर आर सेवरल ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, they shall all be made parties to a suit against one or more of them. अब उन जितने भी उसके ट्रस्टीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी भी ट्रस्ट के, अगर आप उन सबको बनाना चाहें भी पार्टी तो बना सकते हैं. अगर किसी एक को भी बनाते हैं तब भी उस ट्रस्ट की नुमाइंदगी हो जाती है. सो इट्स अप टू यू कि आप कितनों को पार्टी बनाते हैं. फर्दर, प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटर्स हु हैव नॉट प्रूव्ड देयर testators will and trustee, executors and administrators outside Pakistan need not to be made parties. अब टेस्टेटर्स कौन होते हैं कि जिन्होंने उनकी विल के मुताबिक कोई ट्रस्ट जो है वो एग्जीक्यूट की होती है. अब अगर उनमें से कोई
उसकी जो है वो विल नहीं पेश कर पाता, या वो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान के हैं या वहाँ रह रहे हैं, तो उनको पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट तो यहाँ है ना कोई तो उसको संभाल रहा होता है। तो बस वो काफ़ी है, उनमें से ही आप किसी को पार्टी बनाएं और अगेंस्ट दैट जो है आप उस सूट को जो है अपने को चला सकते हैं। अब इसका जो रूल 3 है ऑर्डर 31 का, कहता है कि हस्बैंड ऑफ मैरिड एग्जीक्यूट्रेक्स नॉट टू ज्वाइन। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, अगर कोई फीमेल उसकी एग्जीक्यूटर है, वो मैरिड है, तो उसके हस्बैंड को भी आप उसमें पार्टी बनाएं। जैसे कि पीछे हम पढ़कर आए हैं कि जनाब अली जो है, अगर आप किसी औरत के ऊपर केस दाखिल करते हैं तो उसके हस्बैंड को लाजमी उसमें पार्टी बनाएंगे। ये भी एक था, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट में। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है ज़रूरी नहीं है। इसमें कोर्ट कहती है कि जब कोर्ट के अंदर ऐसा कोई केस आ जाता है तो वो इस सेक्शंस इस रूल के जो है तनाज़र में उसको देखते हुए, अब जो ये रूल है ये कहते हैं कि अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स अदरवाइज द हस्बैंड ऑफ ए मैरिड ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स और एग्जीक्यूट्रिक्स शैल नॉट एज सच बी ए पार्टी टू ए सूट बाय और अगेंस्ट हर। अब ज़रूरी नहीं है कि जनाब अली आप उसके हस्बैंड को भी खींच लें उसके अंदर। अभी एग्जीक्यूटिव्स एडमिनिस्ट्रेट्स ये उन्हें कहा जाता है कि जो फीमेल हेड होती हैं किसी भी ट्रस्ट की, वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर हों या एग्जीक्यूटर्स हों, तो ये उसके बारे में है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनके, अगर वो शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड को भी जो है जनाब अली आप उसको उस सूट के अंदर खींच लें। तो अभी हमारा ये ऑर्डर 31 जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जनाब अली इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर 32 सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ द अनसाउंड माइंड। अब जब आप कोई ऐसा केस दाखिल कर रहे होते हैं कि जनाब अली हम एक सूट लेकर आ रहे हैं, अब वो सूट जो है एक माइनर के थ्रू दाखिल किया जा रहा है या माइनर के थ्रू डिफेंड किया जा रहा है, या वो अनसाउंड पर्सन है, ना समझ है, उम्र चाहे बड़ी हो गई है लेकिन अभी वो उसकी जो है मेंटल कैपेसिटी इस लायक नहीं है कि वो ऐसी बातों को अंडरस्टैंड कर सके, तो फिर उसमें जो है ऑर्डर 32 रूल 1 के तहत एप्लीकेशन साथ में लगाई जाती है, जिसका मतलब है कि माइनर टू स्यू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। अब नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई भी अपना रिलेटिव जो है उसके अंदर उसका नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है कि जनाब अली ये सूट हम दाखिल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ये आ रहा है, मतलब एक बच्चा है या ये किसी बच्चे के अगेंस्ट सूट दाखिल आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है ये एप्लीकेशंस को डिफेंड करने के लिए भी लाजमी दाखिल करेंगे। तो उस जब तक वो एप्लीकेशन अलो होगी तो उसके बाद ही जनाब अली जो है वो आपका सूट आगे चल पाएगा। फिर इसके अंदर है ऑर्डर 32 का रूल 2 है कि वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लेन टू बी टेकन ऑफ द फाइल। अब ये कहता है कि वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ मैनर विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड द डिफेंडेंट मे अप्लाई टू हैव the plain taken off the file with cost to be paid by the pleader or other persons by whom it was presented। नंबर 2 इसका कहता है सब रूल 2 इसका कहता है कि नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी गिवन टू सच पर्सन्स एंड द कोर्ट आफ्टर हेयरिंग हिज ऑब्जेक्शंस इफ एनी मे मेक सच ऑर्डर इन द मैटर एज इट थिंक फिट। अब प्लान तो आप दाखिल कर दिया आपने, लेकिन अगर आपने उसमें उसका नेक्स्ट फ्रेंड के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, या आपने ये नहीं, अगर आप किसी डिफेंडेंट को माइनर को आप उसमें डिफेंड कर रहे हैं, तभी आपने ये एप्लीकेशन देनी होती है कि जनाब अली उसका जो फलाना बंदा है उसको एज ए नेक्स्ट फ्रेंड उसमें लाया जाए। नहीं लाते हैं तो लाजमी नोटिस तो हो जाएंगे, लेकिन फिर उसमें कॉस्ट वगैरह का ये होता है कि कभी कभी फ़ाइन वगैरह भी
छोटा मोटा हो जाता है। इसका रूल 3, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट्स। अब आप उसका गार्जियन भी माइनस का उसमें करवा सकते हैं कि जनाब इसमें गार्जियन हो, उसके बाद सूट की प्रोसीडिंग हो। ये इसके रिस्पेक्ट में जो है ये इसके जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है सेक्शन में। इसी तरह से जो है इसका सब रूल 4 है। फिर ये तो केस लॉज हैं। उसके बाद इसका आ जाता है 4, वो कहता है हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट, कि कौन उसका नेक्स्ट फ्रेंड या उसका गार्जियन मुकर्रर हो सकता है। इसके अबाउट जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर एक हाई कोर्ट लाहौर की अमेंडमेंट भी है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि जनाब कौन नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है और कौन नहीं हो सकता, या कौन उसका बच्चे का जो है वो गार्जियन मुकर्रर किया जा सकता है। इन दिस रिस्पेक्ट दिस सेक्शन इज़ गिवन ऑल इंफॉर्मेशन in this respect. It is a very necessary part that you are required to be read over this kind of the things. If you haven't any or I can say that if you have any ambiguity, you can ask a question to me and I shall try to reply you. So इसका जो है रूल 5 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। अब माइनर ने जो रिप्रेजेंटेशन करनी है अपने नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन के थ्रू इस सूट के लिए, उसमें जनाब आली जो है उसके बारे में सेक्शन 5 में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। अनसाउंड पर्सनस के लिए भी इसी तरह से जो है कहा गया है कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ ए गार्जियन इन साउंड माइंड पर्सन हु हैज़ सोल्ड प्रॉपर्टी टू वेंडी वाज ओनली प्रॉपर पार्टी एंड हिज इंटरेस्ट वाज प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर बाय द वेंडर डिफेंडेंट। ये साइटेशन है 1995 CLC पेज नंबर 1200 पे। सो इसमें यही है कि अनसाउंड पर्सन जो है उसकी प्रॉपर्टी सेल करने का भी एक प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर है। वो ऐसे उसकी प्रॉपर्टी भी सेल नहीं की जा सकती। उसके लिए भी गार्जियन अपॉइंट होगा जो कि टाइम टू टाइम कोर्ट को जो है इन्फॉर्म करता रहेगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी उसने सेल की है तो उसकी लिए वो कहाँ उसकी जो है वेलफेयर के लिए खर्च की है, उसकी ऑल टाइप्स की रिसेप्ट्स और ये वो सारी उसने कोर्ट में जमा करवानी होती हैं। रिसेप्ट्स ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, ये रूल 6 है इसका। रिसेप्ट्स बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर माइनर्स। अब इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी कोई इतना वो ये नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ ना सकें। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ इस चीज़ को कि आपकी जो एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो आपको सिर्फ एक वो है कि एक थोड़ी यादाश्त के लिए सिर्फ जो है ये किया जा रहा है कि जनाब अली ये चीज़ है, इस तरह से है। लेकिन माशाल्लाह से आपने इस चीज़ को देखना है और याद करना है। हम तो सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए जा रहे हैं कि जनाब अली ये चीज़ भी है, इसको भी आप देख लें, सिर्फ इतना सा है। और फर्दर इसमें से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसका जो है ऑर्डर 7 है, एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। अब सूट के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं नेक्स्ट बतौर सेकंड फ्रेंड और गार्जियन के नहीं कर सकते, ये वो चीज़ है। इसका सब रूल 1 है और सब रूल 2 है। अब इसमें सब रूल 1 में कहता है कि नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल विदाउट द लीव ऑफ द डिफेंडेंट expressly recorded in the proceeding enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the suit in which he act as next friend or guardian। अब वो ये नहीं है कि जनाब अली वो उसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो गया या गार्जियन अपॉइंट हो गया है, अब अल्लाह के हवाले जैसे वो चाहे उसकी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है। उसको सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद ही जनाब अली वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, या मतलब है कि जो है अपना कोई एग्रीमेंट कर सकता है। इससे रिलेटेड जो है ये पूरे का पूरा जो है इसके अंदर फिर कुछ अमेंडमेंट आई हैं, कोई सिंध की अमेंडमेंट है। इस तरह से इसका सब रूल 2 है, वो कहता है कि एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट्स और रिकॉर्डेड शैल बी वाइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर देन द माइनर।
अब जो विदाउट ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से अगर वो जनाब वाली कोई एग्रीमेंट कर बैठता है उसका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन, तो वो जो है वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो अपने एग्रीमेंट को जो है जहाँ मर्जी ले जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये जनाब इससे रिलेटेड केस लॉज हैं जितने भी जा रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है इसका जो है रूल 8, ऑर्डर 32 का रूल 8, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, कि वो कैसे जो है अगर वो फिट पर्सन नहीं रहता, नेक्स्ट पर्सन जो फ्रेंड है या गार्जियन है, तो वो किस तरह से अब वो उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि जनाब मैं इसका अपॉइंट किया गया था, मैं इसकी जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकता, ये उसका पूरा खाता है, क्या उसका मैंने बेचा, क्या खपाया, क्या लिया, क्या दिया, और जनाब अली अल्लाह दे वाले। उसके बाद जनाब इसका ऑर्डर 9 है, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब इसका भी एक स्टेटस होता है, एक तरीक़ेकार होता है कि आप जो उसका गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड है उसको आप कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं। अगर उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड मुकर्रर किया जाता है वो कोई वायोलेशन करता है, कोई इस तरह से कि उसकी प्रॉपर्टी को लॉस आता है, माइनर की प्रॉपर्टी को, तो उसको भी जो है कोई भी एप्लीकेशन दे करके रिमूव करवा सकता है। मैं आपको एक इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड ये नहीं कि रिलेटिव ही हो, कोई महल्लेदार भी एप्लीकेशन दे करके जो है गार्जियन मुकर्रर हो सकता है किसी बच्चे का, और वो कोई महल्लेदार एप्लीकेशन दे करके उस बच्चे का गार्जियन जो है उसको रिमूव भी करवा सकता है कि जी ये बच्चे को मारता कूटता है, तो ये उस पर खर्च नहीं करता है, अगर वह और मैं इसके लिए इससे ज़्यादा फिट पर्सन हूँ, क्यों फिट पर्सन हूँ उसको बताना पड़ेगा, और वो फिट पर्सन क्यों नहीं रहा वो उसको मतलब प्रूव करके देना पड़ेगा। तो चाचे मामों से ज़्यादा जो है एक महल्लेदार का भी है कि वो भी एप्लीकेशन दे करके किसी बच्चे का जो है वो गार्जियन मुकर्रर हो सकता है या नेक्स्ट फ्रेंड हो सकता है। फिर इसका जनाबी अली आ जाता है रूल 10, स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स और रिमूवल ETC ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड। अब जो अगर चल रही है प्रोसीडिंग, जब उसका नेक्स्ट फ्रेंड ही नहीं रहा, कोई चलाने वाला नहीं है, तो जब तक दूसरा नेक्स्ट फ्रेंड उसका नहीं मुकर्रर होता तो प्रोसीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है या स्टॉप कर दी जाती है। और इसका जनाब अली फिर आ जाता है रूल 11, रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ द गार्जियन फॉर द सूट, वेयर द गार्जियन फॉर द सूट डिज़ायर टू रिटायर, उसकी डिज़ायर है कि जनाब मैं रिटायर हो जाऊँ, मैं इसको छोड़ दूँ, और डज नॉट डू हिज ड्यूटी, और क्योंकि वो उसकी ड्यूटी नहीं दे सकता, और वेयर अदर सफिशेंट ग्राउंड is made to appear, the court may permit such guardian to retire or may remove him and may make such order as to cost as it think fit। तो दूसरा इसका कहता है कि where the guardian for the suit retires, dies, मर जाता है, or is removed by the court during the pendency of the suit, the court shall appoint a new guardian in his place। जब तक कोई नवा गार्जियन नहीं होता अपॉइंट, तब तक कोर्ट को ही अनसाउंड पर्सन का या जो है माइनर का गार्जियन माना और एक्सेप्ट किया जाता है एज पर लॉ। ये भी मैं आपको बता दूं सर। तो इसका जो है रूल 12 ऑर्डर 32 का कहता है कोर्ट्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी। A minor plaintiff or a minor not a party in a suit, one who behalf an application is pending shall on attending majority, बड़ा हो जाता है 18 साल से, elect whether he will proceed with the suit or application। अब वो आता है कहता है जी हूँ तो मैं 18 ईयर्स का हो गया हूँ और जनाब अली मैं अपनी सारा कुछ कर सकता हूँ। वेयर एन elects to proceed with the suit or application, he shall apply for an order discharging next friend and for leave to proceed in his own name। तो वो एप्लीकेशन दे करके ऑर्डर 32 रूल 12 सब रूल 2 के तहत एप्लीकेशन दे के वो कह सकता है कि जनाब अली अब तो हम हो गए हैं जवान और हम जो है अपना केस करेंगे प्रोसीड खुद। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट उसे जो है परमिशन देगी। इसी तरह से इसका 3, 4 एंड 5 वो भी इसी चीज़ों से रिलेटेड है।
ये सब रूल्स हैं रूल 12 के, इन्हें भी आप देखिएगा। फिर रूल 13 आ जाता है, वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेंडिंग मेजॉरिटी डिज़ायर टू रिप्यूडाइट सूट। अब वो उसी सूट को जारी रखना चाहता है या क्या करना चाहता है, इट्स अप टू यू। जब वो जवान हो ही गया है तो अब उसकी मर्ज़ी है कि वो सूट को चलाए या माफ़ी दे दे या विड्रा कर ले। इट्स ऑल थिंग्स आर अप टू हिम, क्योंकि ही इज़ हैज़ बीन अटेंडिंग टू मेजॉरिटी। अब वो जवान है, हर चीज़ को, अपने बुरे भले को वो खुद जानता है। अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट, अब वो अटेंडिंग मेजॉरिटी की बात कर रहा है, पहुंच गया। इफ़ अ सोल प्लेंटिफ अप्लाई दैट ए सोल सिट्यूटेड इन हिज नेम नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर, notice of the application shall be served on all the parties concerned, and the court, upon being satisfied of the such unreasonableness or impropriety, may grant the application and order the next friend to pay the cost of the all parties in respect of the application and of anything done in the suit, or make such other order as think fit। अब जनाब अगर वो सूट उसके नाम पे जो दाखिल किया गया था वो अनरीज़नेबल था, तो जो उसके डिफेंडेंट्स थे वो, या वो खुद जो बच्चा बड़ा हो गया, मेजॉरिटी भी पहुंच गया है, तो वो कह सकता है जी मेरे नेक्स्ट फ्रेंड ने तो जो है जो इनको हरूबुरु लताड़ा है और इनके खिलाफ़ जो केसेस दाखिल किए हैं उनकी वो कोई नहीं थी, और मेरा नाम यूज़ किया गया और उनको बर्डन में डाला गया, या वो कहें जनाब अली हमें बर्डन में डाला गया, तो वो जो नेक्स्ट फ्रेंड उसका मुकर्रर था तो वो अंडर लायबिलिटी आ जाता है कि अब जो है वो जुर्माना वगैरह उनको भर के दे जो भी उनका लॉस हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ द रूल टू द पर्सन्स ऑफ द अनसाउंड माइंड, इसे भी देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड अनसाउंड माइंड से पर्सन्स से। और जनाब अली सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रक्ट टू अफेक्ट और इन एनी वे derogate from the provisions of any local law for the time being in force relating to suits by or against minors or by delinquents or other persons of the unsound mind। अभी ये कह रहा है कि इस चीज़ से, इस ऑर्डर से, ऑर्डर 32 से और इसके जो हैं रूल से दूसरे जो लॉज हैं, जैसे कि गार्जियंस का जो अलग से सिस्टम है जो कि फैमिली कोर्ट ने करना होता है, और जो अदर्स लॉ हैं, पागलों के कानून हैं, लिंकर्स की बात हो रही है, अनसाउंड पर्सन्स के लिए हो रहा है, ये वो उनका जो है वो इफेक्ट नहीं होते हैं इससे, वो अलग से चीज़ें हैं। लेकिन जब आप किसी सिविल लिटिगेशंस में आते हैं तो फिर आपने जो है इनके रूल एंड रेगुलेशंस को, जो ऑर्डर 32 रूल 1 से लेके 16 तक जो हैं इनकी जो हैं उनको आपने फॉलो करना है। उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ आपको जो है समझा पाया हूँगा और आप भी कुछ ना कुछ समझ ही गए होंगे, और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो you can contact with me and I try to satisfy you on in respect of the this order. So till lecture, goodbye, Allah Hafiz।